नमस्ते बच्चों। पहचान तो गए होगे तुम लोग। न्यू लाइफ की तरफ से आर डी श्रीवास्तव। और आपके 20 मार्च वाले पेपर में जो आपकी गलतियां हैं, जो गड़बड़ हो गए हैं, उन्हीं की एनालिसिस करने प्रस्तुत हैं। भाई, इतनी छोटे छोटे क्वेश्चंस में गलतियां क्यों होती हैं? क्या तुम लोग थ्योरी ठीक से नहीं पढ़ते हो? तो कितने क्वेश्चंस ज्यादातर बच्चों ने गलत किए और कितने छोड़े, वो 10-10 क्वेश्चंस लेके हम आए हैं। और ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। तो देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस ये इतनी कॉमन सी चीज है, उसी की प्रॉपर्टी पूछी गई है। एक्चुअली स्पेसिफिक हीट क्या होती है? यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक मोल को जितनी हीट देनी पड़ती है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और बेटा, गैसेस के लिए ये यहां पे गैसेस है, और गैसेस का मतलब तुम लोग आइडियल गैस ही मान लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट होती है। तुमने पढ़ी भी है, तुमने याद भी करी है। तुमने पढ़ा है कि जैसे CV बराबर होता है F/2R, वेयर व्हाट इज F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हम बिल्कुल नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, है ना, एक्सेप्शंस में हम नहीं जाएंगे। तो ये CV का मतलब क्या है कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, और तभी चल सकती है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। उसी तरीके से प्रेशर कांस्टेंट के लिए CP होती है, और हर प्रोसेस के लिए ये डिफरेंट होती है। इवन तुम लोगों को जैसे CP क्या बताई जाती है, F/2R+R होती है। और सर लोगों ने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो PV की पावर X बराबर कांस्टेंट होता है, उसमें भी आपको बताई है कि स्पेसिफिक हीट फॉर दैट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज R/γ-1 प्लस R/1-X, है ना, ये जानते हैं ना आप लोग। तो ये डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट होती है, और टेम्परेचर बढ़ने पर डिपेंड नहीं करती है। तो खाली दो वैल्यू नहीं होती हैं, जैसा प्रोसेस होगा वैसी स्पेसिफिक हीट होगी, और यूनिक वैल्यू एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब यूनिक वैल्यू एट ए गिवन टेम्परेचर का मतलब क्या है? एक टेम्परेचर पर एक होगी और दूसरी टेम्परेचर पर दूसरी होगी, ऐसा नहीं है। कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 और इंफिनिटी, ये सही है। क्योंकि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस करें तो उसकी स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है। चाहे जितनी हीट दे दो, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट है। और एडियाबेटिक के लिए 0 होती है। आप बिल्कुल हीट नहीं देते हो तब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये वाला जो है बहुत सारे ऑप्शन में सबसे सही। और मास ऑफ द गैस पे तो डिपेंड ही नहीं करती है, हाँ, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है, मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, वगैरह वगैरह। तो ये इसका द बेस्ट आंसर है गिवन आंसर्स में। अब कुछ लोग ज्यादा बुद्धि लगा देते हैं, जैसे कोई आइडियल गैस है तो अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोड भी एक्टिव हो जाएंगे, और फिर उस केस में सर C बदल जाएगा। हाँ, बदल जाएगा, लेकिन इसमें देखो ना, नॉर्मल केस में क्या होता है, ऑप्शन में देखो ऐसा कुछ नहीं। तो ये सबसे क्वेश्चन इसलिए रखा गया था कि आप जानते हो कि गैस की कई स्पेसिफिक हीट होती हैं, तो 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ये सही था। तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A gas undergoes a change at constant temperature.
तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। तो क्या फार्मूला होता है, पी वी बराबर म्यू आर टी होता है एक फार्मूला, और इंट्रोपी डीएस बराबर डी क्यू अपॉन टी होता है, और हीट बराबर होती है, हीट कितनी दी गई या ली गई, दैट इज इक्वल टू म्यू उस प्रोसेस की सी इंटू डी टी। तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है क्या प्रेशर चेंज नहीं हो सकता? नहीं, प्रेशर चेंज हो सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 बराबर P2 V2 लग जाएगा। क्या इंट्रोपी चेंज नहीं हो सकती है? क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट नहीं दी जाती है? सिस्टम को हीट दी जाएगी तो dq अपॉन टी, तो इंट्रोपी चेंज हो जाएगी। हीट एक्सचेंज सिस्टम नहीं करता है। अरे नहीं करता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम कैसे हीट रिजेक्ट करता है, कैसे करता है? अगर यहां पर इंटरनल एनर्जी लिख देते और आइडियल गैस होती तो इंटरनल एनर्जी फिक्स हो जाती कांस्टेंट टेम्परेचर पर, लेकिन हीट एक्सचेंज तो सिस्टम कर सकता है। Q माइनस डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू, तो डेल्टा यू जीरो होगा, लेकिन जितना वर्क करोगे उतना हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आंसर हुआ भाई, ऑल द अबव में चेंज। ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, हम लोग जो करते हैं उसी को एलिबरेट करके पूछ लिया गया है कि जो करते हैं उसे समझते हैं या नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, ऑल द अबव में चेंज। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रेशर नहीं चेंज हो सकता, एंट्रोपी नहीं चेंज। आइडियल गैस के केस में एक चीज नहीं चेंज होगी फिलहाल, वो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो ऑप्शन में ही नहीं है ना? तो आगे से ये सब गलती मत करना भाई, तुम लोग थ्योरी में कंफ्यूज हो जाते हो। और ये देखो, ये है पीवी बराबर टी बराबर कांस्टेंट, तो ये तो यूनिवर्सल गैस लॉ है ना। पी वी अपॉन टी बराबर क्या होता है, ये म्यू इंटू आर के बराबर होगा। तो गैस अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गई तो चाहे उसको जिस प्रोसेस से ले जाओ और चाहे जिस स्टेट से दैट स्टेट में ले जाओ, आइडियल गैस इक्वेशन लगेगा। किसी भी स्टेट के लिए लगा सकते हैं, कोई भी स्टेट हो, किसी भी प्रोसेस से आई हो, उस स्टेट पर प्रेशर, उस स्टेट पर वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू उस स्टेट का टेम्परेचर। ये रिजल्ट गलत ही होने वाला है, हर प्रोसेस के लिए सही है, हर स्टेट के लिए सही है। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, दैट इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, वो भी हर प्रोसेस के लिए सही है। तो ये ओनली वाला गलत हो गया, ये ओनली वाला गलत हो गया, बोथ दोनों के लिए सही। हम तो कह रहे हैं हर प्रोसेस के लिए सही होता है, लेकिन हर प्रोसेस या एवरी प्रोसेस नहीं लिखा है, एडियाबेटिक आइसोथर्मल दो की ही बात कर रही है। तो दोनों के लिए ये लगा सकते हैं, कोई और होता उसके लिए भी लगा सकते थे, ठीक है ना। अब देखो, ये कैपिलरी ट्यूब इज केप्ट इन अ लिफ्ट व्हिच इज गोइंग अपवर्ड with acceleration a, liquid rises in capillary to a height h above the liquid surface, then h is equal to। तो यहां पर बेटा मैं तुम लोगों को एक आज बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं जो नीट में 90% सिस्टम में लग जाएगी। जैसे कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी
जानबूझ के यही दिया हुआ है जिससे कई लोग इसको सही करें, लेकिन ये नॉर्मल ग्राउंड फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में नहीं रखी गई है, ये एक लिफ्ट में रखी गई है और लिफ्ट भी ए एक्सेलेरेशन से जा रही है। तो ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, लेकिन वो किसके लिए पढ़ा है? कैपिलरी ट्यूब ऐसे रखी हुई रेस्ट में, तो ये तो सही नहीं होगा। और बाकी के लिए चढ़ेगा, थोड़ा कम चढ़ेगा। तो यहां पर मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो ध्यान रखो। अगर किसी भी फॉर्मूले में जैसे जी आया है, ठीक है, पकड़ लो इसको, और इसको हम 4 तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कैपिलरी को हम किसी लिफ्ट में रख दें, या किसी ऐसे फ्रेम में रख दें जो ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा हो, या किसी ऐसे फ्रेम में रख दें जो ए एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा हो, या किसी ऐसे फ्रेम में रख दें जो ए एक्सेलेरेशन से हॉरिजॉन्टल जा रहा हो। तो तुरंत तुम जी को रिप्लेस कर दिया करो। कैसे रिप्लेस करोगे? अगर ये ऊपर जा रहा है ना, तो जहां जी है वहां जी प्लस ए हो जाएगा। अगर मान लो ये लिफ्ट नीचे जा रही होती, जी माइनस ए हो जाएगा। और अगर ये हॉरिजॉन्टली जा रही होती तो जी विल बी रिप्लेस्ड बाय अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि मोस्टली जो हम लोगों के नीट में क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये चलती है ट्रिक। जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में रख दो जो ऊपर जाए, जी की जगह जी प्लस है। लिफ्ट में रख दो जो नीचे जाए, जी की जगह जी माइनस है। लिफ्ट को कार में रख दो, जी की जगह अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर किसी भी फॉर्मूले में जी आ जाए तो इसको पकड़ करके बैठ जाओ, तुरंत बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी भी होगा, सही भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। भाई चढ़ेगा तो थोड़ा कम चढ़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया है, और लिक्विड के टॉप तक चढ़े ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो जब पहले जितना चढ़ता था उससे कम चढ़ रहा है, तो इसका आंसर नन ऑफ दी अबव हुआ। इसमें थोड़ा सा चीट किया था तुम लोगों के साथ। अगर एक आंसर जी प्लस ए लिख देते, जैसे ये भी कोई ऑप्शन सही होता, तो ज्यादातर लोग ये गेस कर लेते, भले चाहे उन्हें फंडा न क्लियर होता। डेरिवेशन तो खैर बहुत कम लोगों को मालूम होता है, लेकिन कुछ लोगों को वो गेस कर ले जाते, यार ए तो इसी में आ रहा है, यही होगा। लेकिन इसीलिए जानबूझ करके करेक्ट आंसर को हटा दिया, उसकी जगह नन लगा दिया। अब वही कर पाएगा जिसको क्रिस्टल क्लियर समझ सकता है। तो अब समझ गए, एक नहीं हमने कई केस बता दिए हैं, सब में ये आ सकता है। आगे आए तो ध्यान रखना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statements are true? The work done by normal reaction force is always zero. तो देखो ये गलत है। एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि जैसे ये मान लो लिफ्ट है और लिफ्ट में ब्लॉक रखा हुआ है, ये वेट mg लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये ए ऊपर से जा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने तो सब लोग जानते हैं, mg प्लस ma। और मान लो ये वाली लिफ्ट s डिस्टेंस या h डिस्टेंस ऊपर चली गई, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क होगा mg प्लस ma इंटू एच एफ डॉट एस। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कई केसेस में जीरो नहीं आता।
जब ये फ्रेज आता है तो हमारे दिमाग में खाली एक चीज आती है, क्या? कि ये सरफेस है, ब्लॉक सरफेस पे चल रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्डन 0 है। या ऐसे ऐसे बना हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऐसे जा रहा है, तो एवरी टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, तो वर्डन 0 होगा, तो दिमाग में छप गया। लेकिन इसमें भी ध्यान देने की बात है, अगर नॉर्मल रिएक्शन इस टाइप से, तो ये भी तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो यहां तो देखो वर्गडन आ रहा है। और इसमें भी बता दें, ये वर्गडन 0 सिर्फ तभी तक आता है जब तक ये सरफेस रेस्ट में होती है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ले लें जिसमें सरफेस भी चल रही हो और उस पर ब्लॉक भी चल रहा हो, तो मूविंग और एक्सेलेटिंग सरफेस पे, फिर नॉर्मल रिएक्शन वहां पे भी वर्क करने लगता है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही सवाल बनते हैं, तो हम लोग 0 रख देते हैं, बट ऑलवेज 0 दैट इज नॉट ट्रू। और सिमिलरली वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी सही नहीं है। फ्रिक्शन का वर्क डन भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्लॉक पे ब्लॉक वाले सिस्टम को देखो, सपोज ये ब्लॉक चल रहा है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक चल रहा है, तो इसमें अगर फ्रिक्शन, जैसे इसको चलाया तुमने, इधर किया, ये फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तो यहां फ्रिक्शन का वर्डन पॉजिटिव होगा। रोलिंग के कई केस में फ्रिक्शन का वर्डन पॉजिटिव आ जाता है जब फॉरवर्ड स्लिपिंग या बैकवर्ड स्लिपिंग होती है। तो ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है, मोस्टली नेगेटिव होता है, क्योंकि ज्यादातर सरफेसेस रेस्ट में रहती हैं और फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप द ब्लॉक, तो पीछे लगता है, तो वर्डन 0 हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, बट नॉट ऑलवेज 0। तो ये बोथ द आंसर्स आर रॉन्ग, तो फोर्थ वन इज करेक्ट, नाइदर ए नॉर बी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड टी, द बॉब इज नाउ गिवन सम पॉजिटिव चार्ज, और एक कंडीशन दी है कि एक पॉजिटिव चार्ज को हमने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे रख दिया है, तो क्या होगा टाइम पीरियड उसका? तो लेट्स सी। तो हमारे पास ज्यादातर जो हमारे भाई बंधु हैं वो इस तरीके से कराते हैं, सिंपल पेंडुलम वाले केस में एक ट्रिक बताते हैं। जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, तो उसका वेट लगाते हैं mg, और यहां पे लिख देते हैं टेंशन, तो इसको मैं ft लिख दे रहा हूं। टेंशन को t से नहीं लिखेंगे क्योंकि t विल स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। तो अब यहां पर एक जो सपोज इट इज इनर्शियल फ्रेम, तो हमारे पास टाइम पीरियड आता है t बराबर 2 पाई √L/g। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा क्लू है। क्लू क्या है कि ये अभी मीन पोजीशन है, इट इज नॉट ऑसिलेटिंग एट ऑल, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस समय टेंशन कितना है? ft बराबर mg। तो इस टेंशन को आप मास से भाग दे दीजिए, तो ये वैल्यू g आएगी। हमारे लिए ये टर्म इंपॉर्टेंट, और यही हमारे पास शॉर्टकट भी है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t बराबर 2 पाई √, ये L तो रहेगा ही रहेगा, और यहां पे वो टर्म आ जाएगा जो मीन पोजीशन में स्ट्रिंग में टेंशन अपॉन मास के बराबर होगा। इसको कई लोग जी इफेक्टिव भी कह देते हैं, तो बढ़िया है, इक्विवेलेंट ग्रेविटी है, तो यहां पे तो खैर जी ही है। लेकिन अगर इसको मान लीजिए लिफ्ट को हम सिंपल पेंडुलम को किसी लिफ्ट में रख दें, लाइक दिस,
ये सिंपल पेंडुलम है और लिफ्ट इज मूविंग विद ए एक्सेलरेशन अपवर्ड। तो देखो टेंशन बराबर क्या होगा, यहां टेंशन मैंने एफ टी मान लिया, ये वेट तो एम जी लगेगा ही, तो इस बार एफ टी माइनस एम जी बराबर एम ए हो जाएगा मीन पोजीशन। तो एफ टी बराबर एम जी प्लस एम ए, तो एफ टी अपॉन एम, ये जी इफेक्टिव जो होता है वो इस बार आएगा जी प्लस ए। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। एक चीज और बेटा आपको बताना चाहेंगे, वो ये है कि कई बार इसको एक्सप्लेनेशन को सरल करने के चक्कर में लोग कहते हैं जो एक्सेलरेशन आएगा वो रख दीजिए। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, यूट्यूब में कहीं देखा था हमने, जैसे वो कह रहे थे कि ये फोर्स mg लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, g आया। और यहां पर भी वो बता रहे थे, कह रहे थे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है तो g प्लस ए आ गया। एक्सेलरेशन वर्ड यूज करना सही नहीं है, क्योंकि जब ये मीन पोजीशन पे है तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, इसका एक्सेलरेशन तो 0 है। और अगर ये एसएचएम कर रहा है तब तो एक्सेलरेशन हर समय बदलता है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जो इस तरीके से बोला जाता है कि एक्सेलरेशन रख दीजिए, फोर्स अपॉन मास को सिंप्लीफाई, वो गलत तरीका है। इसमें आप सीधे सीधे ये याद रखिए कि जैसा भी सिंपल पेंडुलम हो और ऑसिलेट कराया जा रहा है तो उसकी इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन पर टेंशन जो उसमें है उसको मास से डिवाइड करके वो जी की जगह रख देनी है। अब जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि सपोज जैसे सिंपल पेंडुलम, ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है और इसको मैंने चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, मास तो है ही, तो हमारे पास ये mg लगेगा। इधर टेंशन भी अभी मान लेते हैं और साथ में हम कह रहे हैं कि यहां पर मैंने एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो देखो अब ये मीन पोजीशन नहीं रही। ये मीन पोजीशन क्यों नहीं रही, क्योंकि स्ट्रिंग है तो टेंशन होगा, वेट है तो mg रहेगा। लेकिन बेटा अगर ये q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर एक फोर्स QE भी तो लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो इधर QE लग रहा है, इधर mg लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, ये थ्रेड ऐसी हो जाएगी। तो यहां पर mg ऐसे लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड, QE ऐसे लगेगा और टेंशन इधर लगेगा FT। यही वाला टेंशन हमको पता करना है। यहां पे मीन पोजीशन अब वर्टिकल नहीं होगी बल्कि कुछ एंगल पे होगी, सपोज ये थीटा 0 है। अब यहां से ऑसिलेट कराओगे ना तो सिंपल पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। और इसका टाइम पीरियड निकालने का तरीका है, ये जब मीन पोजीशन है तो ये टेंशन निकालो, तो मीन पोजीशन पर नेट फोर्स तो 0 होता है ना, तो कितना होगा टेंशन, ये QE और mg के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो Ft बराबर रिजल्टेंट ऑफ QE, और वेक्टर से निकालेंगे रिजल्टेंट बाकायदा, और mg का स्क्वायर। और अब आप क्या करिए, Ft को मास से डिवाइड कर दीजिए इस टेंशन को, तो ये बनेगा अंडर रूट QE बाई m का स्क्वायर और प्लस खाली g स्क्वायर। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में टेंशन अपॉन मास है। डोंट से दिस इज द एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन तो है ही नहीं भाई, हम मीन पोजीशन में टेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन पोजीशन में फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। दिस इज नॉट एन एक्सेलरेशन। हम क्या निकाल रहे हैं, हम लोग तरीका है मेरे पास भाई कि जो यहां पर जी की जगह टर्म आएगा वो हम मीन पोजीशन में टेंशन को मास से डिवाइड करके पता कर लेंगे। तो टाइम पीरियड कितना हुआ, 2 पाई अंडर रूट एल, और ये है जी इफेक्टिव, मीन पोजीशन में टेंशन अपॉन मास। तो ऐसे लिख दो जी स्क्वायर और क्यू ई बाई एम का स्क्वायर और होल टू द पावर 1/2, जैसे लिख दो। तो ये है मेरे पास, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी जरा आप देख लीजिए। अब हम पेपर वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये सिंपल पेंडुलम था, ये इसकी बॉब थी, और इसको तो हमने क्यू चार्ज दिया ही है, और यहां पर एक चार्ज रख दिया, एक चार्ज यहां पे रख दिया। तो अब क्या होगा, तो यहां पे mg लगेगा, टेंशन इधर लगेगा Ft, और साथ में हमारे पास एक फोर्स और लगेगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो यहां पे Ft बराबर कितना हो गया, mg और प्लस ये जो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहां पर हमारी ट्रिक ये फेल हो जाएगी। क्यों फेल हो जाएगी, देखो भाई, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसमें इसलिए फेल हो जाएगी कि इसके पहले वाले केसेस में जो फोर्सेस आ रहे थे, ये जब सिंपल पेंडुलम इधर उधर जा रहा था, तो चाहे ये यहां रहे चाहे यहां रहे, क्यूई इधर ही रहेगा, क्यूई इधर ही रहेगा, मतलब अलोंग दी इधर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास फिर क्या होगा, वो रेस्टोरिंग फोर्स में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए मैंने ये निकाला। लेकिन यहां पे सपोज ये पेंडुलम ऐसे हो जाएगा तो mg रहेगा, और इस बार ये फोर्स इधर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में टेंशन इधर रहेगा Ft, और रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। तो दैट इज ड्यू टू ओनली mg sin थीटा। ये जो एडिशनल फोर्स आ गया है, इसका रेस्टोरिंग फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए अगर तुम यहां पे चार्ज रख दोगे तो उस सिचुएशन में टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जनरली इसको हम लोग एग्जाम में देते हैं जिससे कि ये याद बना रहे। दिस इज द एक्सेप्शन फॉर इफेक्टिव जी मेथड। इसको अलग से थोड़ा ध्यान दीजिए। जिन लोगों को डेरिवेशन आता है वो तो कर ही लेंगे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नहीं आता है तो समझ लो। अगर यहां पे हम वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते तब वो फंडा चल जाता। क्यों, क्योंकि तब जब वो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल थी तो क्यूई वर्टिकल ही होता, तो कंट्रीब्यूट करता है। यहां पर ये रेडियल डायरेक्शन वाला जो फोर्स है
अब इसको कैसे समझा जाए सर, और कितने एक्सेप्शन है, मैं बता रहा हूं। अगर कोई फोर्स ऐसा लगा दिया जाए जो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में हो, अलोंग द स्ट्रिंग हो, जैसे यहां पर ये कूलम फोर्स यहां चार्ज रखने पे, तो फिर उसका कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा क्वेश्चन देख लें क्या था। तो सम पॉजिटिव चार्ज अगर रखेंगे तो ये गलत है, ये गलत है, हाँ ये सही है, नॉट चेंज, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इफ यूनिफॉर्म डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन देन टाइम पीरियड इंक्रीजेस। तो नहीं, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस देखो हम लोगों ने किया, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये किया, ये हॉरिजॉन्टल वाला किया। अगर डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो टेंशन बढ़ेगा, तो टेंशन अपॉन मास भी बढ़ेगा, है ना, तो उसमें फिर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। डाउनवर्ड वाला भी देख लो, यहां पर QE भी नीचे लगेगा, mg भी नीचे लगेगा, तो इक्विवेलेंट टेंशन हो जाएगा mg प्लस QE, तो टेंशन अपॉन मास की वैल्यू हो गई G प्लस QE बाई M। तो जब इसको हम नीचे रखेंगे तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। अब ये ऐसे लग रहा है, लेकिन जब ये ऐसे जाएगा ना तो ये QE ऐसे ही रहेगा, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स में कंट्रीब्यूशन देगा। कूलम्स लॉ वाले यहां पे चार्ज रखने पे गड़बड़ क्या थी कि वो हमेशा रेडियल रहता था टेंशन के लॉ, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन रेस्टोरिंग फोर्स में नहीं था, इसलिए वो टाइम पीरियड चेंज नहीं कर पा रहा था। चलो भाई ठीक है। अब ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। दो आइडेंटिकल कंटेनर है, तो पहले आइडेंटिकल कंटेनर हम बनाए, एक ही बनाओ यार, पहले एक बनाओ। ये मान लो कंटेनर है, इसका वॉल्यूम भी है, दूसरा जरूरत होगी तो वो भी बना लेंगे। टू आइडेंटिकल कंटेनर ए बी विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, तो यहां पे ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी है। कंटेन सेम आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम भी, तो आइडेंटिकल है तो वॉल्यूम भी सेम होगा और टेम्परेचर भी सेम ही है, तो प्रेशर भी कुछ होगा। प्रेशर हम निकाल सकते हैं गैस लॉ से, PV बराबर म्यू आर टी, और क्या क्या लगेगा देखिए, PV बराबर म्यू आर टी। गैस सेम है लेकिन दोनों पिस्टन में जो मासेस है वो अलग अलग है, यानी कि गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है। अब हर सिलेंडर में दोनों में गैस को एक्सपेंड आइसोथर्मली किया गया और इस तरीके से किया गया कि फाइनल वॉल्यूम 2V हो गया। अच्छा भाई, और प्रेशर चेंजेस डेल्टा P और 1.5 डेल्टा P है, तो जरा निकाल लें, आइसोथर्मली अगर चेंज करेंगे तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा अगर नंबर ऑफ मोल्स म्यू है तो टेम्परेचर बदलना नहीं है। पहले ये था PV इक्वल टू म्यू आर टी, अब क्या हो गया, प्रेशर कितना हो गया, P माइनस डेल्टा P इंटू V प्लस V इज इक्वल टू म्यू आर टी। इधर नहीं कोई चेंज आएगा, क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये तो तुम लोग जानते ही हो कि अब यहां डेल्टा P कितना है,
निकाल सकते हो। P डेल्टा P कितना आएगा बताओ? P/2 आएगा। भाई सेम टेम्परेचर पर अगर आप वॉल्यूम को डबल कर दोगे तो प्रेशर आधा हो जाएगा। तो जितना भी प्रेशर है पहले वो आधा हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि डेल्टा P बराबर है P/2। प्रेशर आधा हो गया जितना भी पहले था। और P कितना था ये देख लो। P दोनों के लिए सेम नहीं था, हम किसी एक कंटेनर की बात कर रहे हैं। हम अब इस चेंज इन प्रेशर को निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के टर्म में। तो P बराबर कितना है? म्यू RT अपॉन V, और ये 2 तो है ही। तो मैंने एक फॉर्मूला जान लिया कि अगर दोनों किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर गैस का वॉल्यूम डबल कर दे रहे हैं, डबल के हम कुछ भी कर सकते हैं, तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा? म्यू RT अपॉन 2V होगा। और अगर ये हमने देख लिया तो बहुत सिंपल है। कैसे है? पहले गैस के लिए, गैस A के लिए हमारे पास प्रेशर चेंज डेल्टा P था। देखिए डेल्टा P था। और दूसरे वाली B के लिए ये 1.5 डेल्टा P था। ये देखिए 1.5 डेल्टा P था। दोनों का इनिशियल वॉल्यूम V था, दोनों का फाइनल वॉल्यूम V था, 2V था, और टेम्परेचर दोनों का T था। तो मेरे पास जो पहली गैस के लिए था डेल्टा P बराबर वो था MA अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT अपॉन 2V। वही था म्यू RT अपॉन 2V जो आया था, तो म्यू की वैल्यू रख दी। और ये 1.5 डेल्टा P बराबर हो जाएगा मास ऑफ गैस इन चैम्बर B। गैस सेम थी तो मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, दैट इज RT अपॉन 2V। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो डेल्टा P अपॉन 1.5 डेल्टा P, तो डेल्टा P अपॉन 1.5 डेल्टा P इज इक्वल टू, अब जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो RT अपॉन 2V और M तो कट गया, दैट इज इक्वल टू MA अपॉन MB। और यहां से ये दोनों भी कट जाएंगे, तो ये 1.5 है तो डेसिमल हटाओ, ये 10 हो गया, तो 5 से काट दो 2/3, तो 3MA बराबर 2MB। और जो भी ऑप्शन ये दिया हो वो सही हो जाएगा। कौन सा दिया है? ये दिया है 3MA बराबर 2MB, ये सही हो जाएगा, बस ठीक है। और इसमें देखिए ये F है, ये M है, ये 2 वायर हैं। कहते हैं कौन पहले टूटेगा, यही है। तो वायर कब टूटता है? जब उसमें स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो जाती है। तो हमारे पास, हम पहले दोनों में स्ट्रेस निकालेंगे। तो निकालो भाई, स्ट्रेस इन A इज इक्वल टू, अब देखना भाई स्ट्रेस क्या होती है? टेंशन अपॉन एरिया होती है। तो यहां का टेंशन कितना होगा? ये M है, ये mg/3 है, तो यहां का टेंशन हो जाएगा 4 mg/3।
mg प्लस mg/3, ये टेंशन है। तो 4mg/3, तो 4mg/3 और इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई RA²। मटेरियल दोनों के सेम है, ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों की सेम होगी, ये तो जानते ही होंगे। और स्ट्रेस इन बी कितना होगा, तो एरिया तो इसका पाई RB² होगा, लेकिन इस पर लोड सिर्फ mg का रहेगा, तो ये mg/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन है, दोनों में इतनी स्ट्रेस है, तो कौन टूटेगा पहले? अगर ये ज्यादा है ये कम, तो ए पहले टूटेगा। अगर ये ज्यादा है ये कम है, तो बी पहले टूटेगा। और अगर दोनों बराबर हैं, तो भैया पता नहीं कौन टपक जाए, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो यहां पे ए विल ब्रेक अगर कह रहे हैं, तो अगर ए को तोड़ना है तो ये वाली स्ट्रेस ज्यादा होनी चाहिए, और ये वाली स्ट्रेस अगर ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि 4mg/3 मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको अच्छा दोबारा लिखना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। तो mg/3 पाई RB², ये हो गया। ये वाला जो टर्म था नीचे हमने जो स्ट्रेस इन बी लिखी थी, तो वो मैंने ऐसे लिख दिया। ये पहले वाला टर्म ए की स्ट्रेस थी, ये बी की स्ट्रेस थी, और अगर मुझे ए को पहले तोड़ना है तो ये ज्यादा होना चाहिए। अब देखो कई चीजें कटेंगी भी, mg कट जाएगा, 3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो क्या बना, स्क्वायर रूट ले लो, 2/RA ग्रेटर देन 1/RB। तो RA की वैल्यू लेस देन 2RB होनी चाहिए। RA की वैल्यू लेस देन 2RB होनी चाहिए। अब यहां स्टेटमेंट में फंसाया गया है, A will break before if RA equal to RB। तो अगर RA की वैल्यू RB के बराबर है, तो इसका मतलब है 2RB से तो छोटी ही है, मतलब ये पहले टूट जाएगा, सही। और ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये भी सही है। और अगर RA बराबर 2RB है तो बराबर है, तो मतलब दोनों में स्ट्रेस बराबर है, तो अनसर्टेनिटी आ गई, पता नहीं किस कारण से कौन टूटेगा, या फिर दोनों साथ साथ टूट जाएंगे। जो चीज गलत है, नॉट ट्रू पूछ रहे हैं, तो गलत ये वाला है, इसलिए ये सही है। इसमें लेंथ का कोई टर्म नहीं आया है, तो वट एवर बी द लेंथ ऑफ द थ्रेड दैट डजंट मैटर। तो ये फोर्थ वाला सही है। कौन पहले टूटेगा इसको जानने के लिए लेंथ जानना कतई जरूरी नहीं है, जो ये फोर्थ वाला कहे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखो अर्थ मूव्स राउंड दिस सन, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर है। तो बी पर वेलोसिटी ऐसे होगी टेंजेंशियल, और रेडियस वेक्टर ये होगा कुछ, और ये इनके बीच का एंगल थीटा होगा। और अगर ए पर करेंगे तो ये वेलोसिटी होगी, इसको VA लिख दिया, इसको VB लिख दिया, और ये रेडियस वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल 90 है।
अब दोनों में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है ना एलिप्टिकल ऑर्बिट में अबाउट द सन, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो तो हमेशा सन की ओर ही रहता है, तो नेट फोर्स ऑलवेज पासेस थ्रू सन, तो इसका टॉर्क सन के अबाउट 0 होगा, तो सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो अब हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, यहां पर लिखते हैं वेलोसिटी है v, यहां का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, तो मास वेलोसिटी और इनटू ये रेडियस वेक्टर की लेंथ OV और साथ में साइन थीटा, और वहां लिखेंगे तो MVA OA और साइन 90 लिखेंगे क्योंकि वहां पे एंगल 90 है, तो M से M कट गया और साइन 91 हो गया, तो VB अपॉन VA, यही पूछ रहा है रेशियो ऑफ द स्पीड एट B एंड A, यानी VB अपॉन VA निकाल रहा है, तो ये क्या होगा, OA अपॉन OB साइन थीटा, ये OA अपॉन OB की वैल्यू x दी है, OA अपॉन OB की वैल्यू x दी है, ठीक है ना, ये x दी है, तो रेशियो क्या होगा, तो देखिए हमारे पास इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दे, तो ये साइन थीटा है ना, ये 90 तो है नहीं, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं VB अपॉन XVA इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा XVA अपॉन VB, और साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, -1 to 1 के बीच में रहती है, न्यूमेरिकली 0 से 1 के बीच में रहती है, तो ये 90 नहीं है तो 1 नहीं है, मतलब लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है XVA अपॉन VB लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है VB अपॉन VA ग्रेटर देन X हो गया, VB उधर ले जाओ VA इधर ले आओ, तो ये थर्ड वाला आंसर सही हो गया। इस क्वेश्चन में ये रतन का क्वेश्चन है, एक पुरानी गाइड थी और कई गाइडों में इसका आंसर गलत दिया है, वो इस थीटा को इग्नोर कर देते हैं, तो इसको आप लोग सही कर लेना। अगर किसी के पास कोई गाइड हो, किसी ने क्वेश्चन दिया हो, कई जगह मैंने ये क्वेश्चन देखा कि वो साइन थीटा नहीं लिखते हैं और लिख देते हैं VB अपॉन VA इज इक्वल टू X, तो मतलब ये साइन थीटा नहीं लिखा, तो इस क्वेश्चन को मैंने करेक्ट किया, साइन थीटा इज देयर, यहाँ 90 नहीं है, तो देयरफॉर VB अपॉन VA विल बी ग्रेटर देन X होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये कोलिजन की बेसिक कंसेप्ट पढ़ता है, हर तरह के कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी इनिशियल बराबर फाइनल, तो ये जो पहले वाली लाइन है ये इनिशियल मोमेंटम को बता रही है और इन दोनों का रिजल्टेंट फाइनल मोमेंटम को बता रहा है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो किसमें नहीं आ सकता है, इसमें आ सकता है भाई, एक मोमेंटम ये है एक का ये है, तो रिजल्टेंट कहीं बीच से जाएगा ना, तो ये इसके बराबर डायरेक्शन में आ सकता है, तो ये पॉसिबल है। इसमें भी एक का मोमेंटम ये है एक का मोमेंटम ये है, तो रिजल्टेंट इनके बीच में ही कहीं रहेगा, तो इस डायरेक्शन में आ सकता है। इसमें भी बीच में है तो इसमें भी आ सकता है, इसमें ये रिजल्टेंट रहेगा इन दोनों के बीच में और इनिशियल इसके बाहर है, तो ये केस टोटल इम्पॉसिबल हो गया जो वो पूछ रहे थे। तो कोलिजन में न्यूमेरिकल तो बहुत लगाए हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया है, तो यहां पे थोड़ा उसका पिक्टोरियल वे में पूछ लिया।
और ये ज्यादा सरल था, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं थी, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत निकल आएगा। इसमें देखो ये क्वेश्चन है, ये पुली के साथ जब स्प्रिंग आ जाती है तो मैं तुम्हें इसमें एक ट्रिक बता देता हूं। ये जो ब्लॉक लटक रहा है ना, इसमें तुम टेंशन टी मान लिया करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेंशन टी मान लो। तो इसमें टेंशन टी मान लिया, तो इसमें टेंशन T/2 होगा और इसमें टेंशन T/2 होगा, ठीक है। अब दूसरा काम यह करो कि जितनी भी स्प्रिंग है, जैसे ये स्प्रिंग है K, तो इसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? इसका फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा K, और देखो ये टेंशन आधा है ना, इसके स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ये टेंशन T है तो इधर T/2 T/2 है, तो जो इसका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट है वो 4K हो जाएगा। डिवाइड कर देते, जैसे इसमें टेंशन इसका n गुना है, तो इसका फोर्स कांस्टेंट K/n² होगा, तो ये 4K हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T बराबर 2π √m/4K। तो π/, ये बाहर आएगा तो खाली पाई बचेगा, √m/K। तो ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा इसका। इसमें कई स्प्रिंग लगी हो, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको अभी आगे भी देंगे, FLT वगैरह में भी देंगे। अगर एक स्प्रिंग यहां पे भी लगा दे मान लो, तो इसका भी K है, तो ये K/4 है, ये 4K है, ये भी 4K है, और सारी स्प्रिंग को सीरीज में मान के इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसको फिर कभी आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, सर ने इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया था। ऐसे देखो कई ब्लॉक्स हैं, N है, इनके बीच की दूरी L है, तो एक को अगर V स्पीड दोगे तो यहां से यहां तक आने का टाइम L/V हो जाएगा, और ऐसे N ब्लॉक हैं। तो अगर N ब्लॉक हैं तो ये आने में L/V, अब इलास्टिक कोलिजन है तो ये तो रुक गया, ये V से चला तो ये फिर L/V लेगा, तो ये गैप कितने होंगे बेटा? गैप n-1 होंगे। जैसे 4 चीजें हैं तो गैप इनके बीच में 3 है, 4 नहीं है। तो कई लोगों ने इसको ये कर दिया, सही माना होगा, ये गलत है। लास्ट ब्लॉक कितने समय में चलेगा? तो L/V इसको, L/V इसको, L/V इसको, सबको जोड़ दो, लेकिन n बार नहीं, इसको थोड़ी किसी से कोलैट करना। ये कब चलेगा? n-1 L/V। तो ये पहला वाला सही हो गया। और सेंटर ऑफ मास की स्पीड पूछ रहे हैं, तो एक ब्लॉक चल रहा है तो एक रुक रहा है, तो खाली लास्ट में फाइनल जो है ये m वाला V से चल रहा है और टोटल मास nm है, तो m से m कट जाएगा, V/n, तो A और D सही हो जाएंगे। तो ये आपके मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चंस थे जो हमने आपको एक्सप्लेन किए। क्वेश्चंस बढ़िया थे। अभी कुछ और हैं क्या? ये सिंपल पेंडुलम वाला है, काफी। सेकंड पेंडुलम पहले समझ लो। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो एक ये सेकंड पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, लेंथ लगभग 1 मीटर है। इसके साथ एक और सिंपल पेंडुलम लटका दिया गया, पता नहीं उसका टाइम पीरियड इससे ज्यादा है कि कम है, वो तो कहीं मेंशन है नहीं, लेकिन जब दोनों चलेंगे ना तो फिर कुछ समय के बाद सेम फेज में आ जाएंगे।
तो हम लोग इसको लिखते हैं, सेम फेज में आने के लिए कंडीशन क्या होती है कि छोटे वाले के अगर n ऑसिलेशन हो तो बड़े वाले के n-1 होते हैं। तो पहले हम मान के चलते हैं कि ये वाला पेंडुलम छोटा है, तो जब ये दोबारा सेम फेज में आता है तो इसके n ऑसिलेशन, इसका टाइम पीरियड t1 मान लिया, इज इक्वल टू n-1 और इसका टाइम पीरियड 2 मान लिया। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें t1 निकालना है। ये हमने छोटा माना तभी इसके ज्यादा ऑसिलेशन माने। छोटा है तो क्या होगा, टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम होगा तो दिए हुए समय में वो ज्यादा चक्कर काट लेगा। अब इसमें तुम्हें नंबर 1 n नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये 21 सेकंड के बाद ये दोनों सेम फेज में आता है। तो ये दोनों वैल्यू बेटा 21 के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, टाइम ही तो है। इसके एक ऑसिलेशन का टाइम t1 है, n ऑसिलेशन, तो n t1 और n-1 इंटू t बराबर भी t1 है। तो देखो यहां से क्या हुआ, यहां से तुम t1 निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो n-1 इंटू 2 बराबर 21, तो n बराबर 21/2 प्लस 1, और ये यहां रख दो, 21/2 प्लस 1 इंटू t1 और बराबर फिर 21 कर दो, तो t1 बराबर 1.83 सेकेंड आ जाएगा। अगर मान लो ये सर बड़ा होता तो कोई बात नहीं, तो n-1 t1 बराबर n इंटू 2 बराबर 21 कर देते, और इससे t1 की वैल्यू 2.17 सेकेंड आ जाती। दोनों आंसर सही है, 17, हाँ ठीक है जो भी। चलिए नेक्स्ट में आइए। ये फॉर्मूला नहीं याद होगा, y बराबर इसमें से 2 निकाल लो, 3 sin ओमेगा t माइनस 4 sin क्यूब ओमेगा t। तो ये फॉर्मूला sin 3 ओमेगा t का होता है। हमें नहीं याद था तो याद करवाना है, इसीलिए तो दिया था। 10 बार कहा कि मैथमेटिकल टूल्स याद कर लो, एनसीईआरटी के पीछे अपेंडिक्स में बने हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। खैर चलो ये तो याद रहता है। उसमें ये भी लिखा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर sin 3 थीटा। उसमें ये भी लिखा है कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो वैसे तो तुम लोग याद करने वाले नहीं हो, तो क्वेश्चन देंगे फंसेंगे तब याद करोगे। अब याद रहेगा, कम से कम इस नीट तक तो याद रहेगा। अब कुछ नहीं है बेटा, ये ओमेगा है और ये एम्पलीट्यूड है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू a और इसका स्क्वायर 3 ओमेगा का स्क्वायर, तो ये आ गया 18 ओमेगा स्क्वायर। सिंपल, एक लाइन का क्वेश्चन था, ये फार्मूला याद करवाना था, इसलिए इस बार 2 बार यूज करवाया इसको। ऐसे याद करोगे नहीं तुम लोग। और ये वाला देखो, वैसे तो इसका सॉल्यूशन बड़ा लंबा है, लेकिन इसको हम बड़ी आसानी से गेस कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं, और अगर सही तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा आएगा। इसको कैसे करेंगे, देखो है क्या, पहले ये कि इसमें एक टनल है बेटा, ये ऐसे अर्थ है और ये एक टनल है, और यहां H से एक पार्टिकल को छोड़ दिया गया है, और H की वैल्यू R से काफी कम है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तब क्या होगा,
अर्थ की सरफेस पे आएगा तो यहां कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, फिर ये आगे बढ़ेगा तो अब ये एसएचएम शुरू हो गया। सब लोग जानते हैं कि अगर इस टनल में हम पार्टिकल को यहीं से ड्रॉप करते तो ये पार्टिकल ऑसिलेशन करता है और इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। लेकिन यहां से तो छोड़ा नहीं है, यहां से छोड़ा तो ये आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम पीरियड क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे यहां 2h/g लगा तो लौटेगा, वो भी लगेगा, ये भी लगेगा, तो ये वाला टाइम कहां गया? तो ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसके बीच में भी ऑसिलेशन नहीं हो सकता है। और ये भी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड तब था जब यहां वेलोसिटी जीरो हो, लेकिन यहां पे तो यहां की वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है खाली फोर्थ वाला आंसर ही हो सकता है। तो वैसे तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, सर ने एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन इसको हम बिना करे इसको आंसर गेस कर सकते हैं। अगर यहां पे वेलोसिटी आ गई तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड वही रहेगा, तो जाहिर है ये वाला टाइम कुछ कम हो जाएगा, तो ये कुछ कम हो गया है, ये वैल्यू 1 से कम होगी, यही चौथा आंसर होगा। ये फॉर्मूला है, अगर सिंपल पेंडुलम में पानी भर दिया जाता है तो इफेक्टिव टेंशन निकाल लो, ये एफ मान लो, वही तरीका कर लो। एफ ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा तो अपथ्रस्ट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बल्ब इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है डी इंटू जी बराबर एम जी नीचे लगेगा, तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बल्ब इंटू जी। तो इफेक्टिव टेंशन बराबर वी डी जी n-1 हो गया, और इसको मास से डिवाइड करो तो मास कितना होगा? मास हो जाएगा, ये m है तो इधर m से डिवाइड करेंगे तो वी डी जी और n-1, और यहां पे मास की जगह लिख देंगे v इंटू एन डी, तो वी डी कट जाएगा, तो इफेक्टिव जी आ गया gn-1 अपॉन n। तो ये वाला आंसर आ गया, फोर्थ वाला। सिंपल 1 सेकंड का क्वेश्चन था। सॉलिड सिलेंडर है, रोल कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिलेटिव जीरो होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, तभी रोलिंग कहलाएगी। और फ्रिक्शन लगे या लगे कोई जरूरी नहीं है, अगर ये सरफेस रेस्ट में है, रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। अगर इस पर कोई फोर्स लगा है तो उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन लगता है, आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। तो मेरे पास पहला सही है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि mg भी यहीं से पास होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं पास होगा, फ्रिक्शन लगेगा तो यहीं से लगेगा, तो इसके अबाउट टॉर्क जीरो रहेगा, नहीं लगेगा तो नहीं ही लगेगा, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये भी सही है। और चूंकि रोलिंग हो रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस के रिलेटिव मूव तो करेगा नहीं, तो वर्क डन उसका फ्रिक्शन का जीरो हो जाएगा इस रेफरेंस फ्रेम में। तो यही वाला गलत है, इसलिए यही तुम्हारा सही आंसर है। और आगे बढ़िए, ये फिर वही है, ये SHM नहीं है, देखो ये एंगल अलग अलग हो गए। पीरियाडिक फंक्शन की पहचान क्या? कि सारे टर्म साइन के हो या कॉस के हो, कोई भी और आ गया पीरियाडिक नहीं है। तो पीरियाडिक तो है, SHM की क्या पहचान? सारे एंगल बराबर होने चाहिए, तो ये बराबर नहीं है, तो ये पीरियाडिक है, ये SHM नहीं है।
और ये पीरियाडिक ही नहीं है क्योंकि ये टी आ गया, ये साइन वाला टर्म नहीं है। और इसको तो अभी बताया था ना, x बराबर साइन 3 ओमेगा टी हो जाएगा, तो ये पक्का पक्का SHM है, यही आंसर है। चलिए, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM with time period t, calculate the time to complete 5/12 oscillation। तो मान लीजिए कि पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, तो एक ऑसिलेशन में वो 4a डिस्टेंस चलता है, तो 5/12 में कैसे चलेगा? तो 5/12 इंटू 4a, तो मेरे पास ये आ जाएगा 5/3a। और 5/3a को क्या लिख सकते हो? 3 से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस 2/3a, तो a प्लस 2a/3। तो पार्टिकल कैसे चलेगा भाई? यहां से चलेगा, यहां तक आएगा, a चल गया, और फिर 2a/3 और आएगा, तो 2a/3। तो ये वाला टाइम कितना होगा? ये तो सब लोग जानते हैं, t/4 होगा। t हमें दिया हुआ है, ये t। और ये वाला टाइम जो है हमें चाहिए, तो या तो यहां कॉस से चल के टाइम निकाल लो, या साइन से चलाओगे तो वैसे कर लो। तो अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलता है तो हम लोग कॉस वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे x बराबर a कॉस ओमेगा की जगह लिख देंगे 2π/t इंटू टी, और यहां पर x बराबर 0 पे पार्टिकल, t बराबर 0 पे यहां पर होगा, cos 0 1 होता है। तो ये 2a/3 इधर चला है, तो याद रखना ये पोजीशन a/3 है, यहां 2a/3 नहीं रखेंगे, ये पोजीशन होती है, ये डिस्टेंस नहीं होती। तो a/3 बराबर a cos 2π/t और इंटू टी, तो ये कट जाएगा तुम्हारे पास, तो 2πt/t इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ये 1/3 है। लेकिन तुम्हारा आंसर तो साइन में दिया हुआ है, तो कॉस से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो ऐसा करो, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो और उसे t/4 में से माइनस कर देना। तो x बराबर a साइन 2πt/t, और यहां 1/3 रखो, तो a साइन 2πt/t, तो यहां से कितना आ गया तुम्हारे पास? साइन इनवर्स 1/3, तो ये कट गया है, साइन इनवर्स 1/3 बराबर 2π/t, तो t बराबर t/2π। ठीक है। तो लेकिन ये जो टाइम निकला है ना, ये यहां से यहां तक का निकला है, क्योंकि साइन माना है तो पार्टिकल यहां से चल रहा है, मुझे ये वाला चाहिए। तो ये वाला कैसे निकलेगा? t/4 में से ये वाला माइनस कर दो, तो टोटल टाइम t/4 और प्लस t/4 माइनस दिस, तो t/4 प्लस t/4 हो जाएगा t/2। ये आंसर आ जाएगा सेकेंड। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पे चूंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो दोनों पे फोर्स बराबर होना चाहिए। फोर्स आप जानते हो, y1 α1 टेम्परेचर राइज इंटू a, और वहां पे फोर्स जो डेवलप होगा ay2 α2 डेल्टा थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और a से a कट जाएगा, तो y1 α1 बराबर y2 α2 रहेगा। तो ये ज्वाइंट शिफ्ट नहीं करेगा। इसको करने का एक लंबा मेथड भी है, जितना इसमें थर्मल एक्सपेंशन हो उसमें ही इतने इलास्टिक कंट्रैक्शन हो, तो वो सोल्यूशन में दिया है, ये उसका शॉर्टकट है। तो आई थिंक मैंने ठीक ठाक एक्सप्लेन किया है।
और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और जरा बताना, उत्साह बढ़ाना कि कैसा रहा पेपर। पेपर थोड़ा सा इस बार अच्छा बना था, क्योंकि सारे पेपर तो सिंपल नहीं रख सकते ना, कुछ तो कठिन भी आ जाते हैं। तो ओके बेटा, थैंक यू।